हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं 12th ज्योग्राफी के बारे में। 12th ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है और उस चैप्टर में जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम आज आपके सामने रखेंगे और उसका आंसर भी आपके सामने रखेंगे। हम आपको आंसर इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल याद रह जाए। दोस्तों, हम जो पढ़ाते हैं उसके बारे में हमारा कहना है कि भूलना मना है। भूलें आप नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप यदि 12th के छात्र हैं और यदि आपका सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और क्या यह तरीका आपके लिए लाभकारी है या नहीं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए है समाकलनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। तीसरा है द्वैधता पर आश्रित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि भूगोल को डिस्क्राइब नहीं करता है, भूगोल को वर्णन नहीं करता है, भूगोल के विषय में नहीं बताता है। कौन सा ऐसा कथन है? तो पहला कथन है कि भूगोल समाकलनात्मक अनुशासन है। दूसरा कथन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन है। तीसरा है द्वैधता पर आश्रित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका समाकलनात्मक अनुशासन, तो भूगोल जो है वह समाकलनात्मक अनुशासन हमें सिखाती है, ठीक है। दूसरा जो है मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, तो भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये बात हम भूगोल में पढ़ते हैं, तो यह भी कथन सही है। यह भी भूगोल को डिस्क्राइब करता है। द्वैधता पर आश्रित, यह भी भूगोल को डिस्क्राइब करता है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप जो है आधुनिक समय में यह प्रासंगिक है, और यहाँ कह रहा है नहीं। तो यही कथन जो है यह भूगोल के का वर्णन नहीं कर रहा है। अगर इसमें नहीं होता तो यह भी भूगोल का वर्णन करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से तो पहला ऑप्शन है इसका, यहाँ पर जो है दोबारा लिखा गया है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका यात्रियों के विवरण। यात्रियों के विवरण, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और इसको डी मानिए, ठीक है ना। तो यात्रियों के विवरण, तो निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना, तो यात्रियों के विवरण से भौगोलिक सूचना मिलती है कि नहीं, यह बात आपको सोचना है। दूसरा ऑप्शन है आपका प्राचीन मानचित्र। तो प्राचीन मानचित्र जो है वह भूगोल का स्रोत है कि नहीं? प्राचीन मानचित्र से हम भूगोल समझते हैं कि नहीं, देखते समझ भूगोल के बारे में विषय में जानकारी लेते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो प्राचीन मानचित्र जो है ये भी आपका एक ऑप्शन, इसके बारे में भी आप सोचिए। तीसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है ना। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह एक ऑप्शन है। क्या चंद्रमा का जो चट्टानी पदार्थ का नमूना है, क्या वो भूगोल के विषय में
वो भूगोल का स्रोत है कि नहीं। प्राचीन महाकाव्य, पहली महाकाव्य जो है, बहुत प्राचीन बहुत पुरानी महाकाव्य जो है, क्या वो भूगोल का स्रोत है कि नहीं। तो देखिए भूगोल है क्या, ठीक है ना। भूगोल हमारा जो वातावरण है, ठीक है ना, उस वातावरण में जो भौतिक है, ठीक है ना, पृथ्वी का जो भाग है, पृथ्वी की संरचना, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रादेशिक क्षेत्र पर आधारित भूगोल और दूसरा है पृथ्वी के संरचना के पर आधारित भूगोल। तो प्रादेशिक और पृथ्वी का संरचना, इन दोनों में आपका यात्रियों का विवरण आ रहा है प्रादेशिक वालों में। प्राचीन मानचित्र जो है यह भी आपका जो है प्रादेशिक में आ रहा है। और चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है आपका पृथ्वी की संरचना में भी नहीं है और प्रादेशिक आधार पर भी यह नहीं है। और प्राचीन महाकाव्य ये तो है। तो कुल मिलाकर के जो आपका आंसर हो जाएगा वह सी नंबर का आंसर हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है उसका जो कारण है, क्या कारण है, ठीक है ना। तो जो भी कारण है उसमें महत्वपूर्ण कारण क्या है वो इसमें बताना है। पहला है मानव बुद्धिमान, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। ठीक है ना, क्या है, मानव बुद्धिमान, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। देखिए मानवीय भाईचारा ये जो है ये भी आपका लोग और पर्यावरण के बीच जो है संबंध बना रहा है। लोगों का अनुभव, तो मानवीय भाईचारा के वजह से भी लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। लोगों का जो अनुभव है, लोगों का अनुभव, ये क्या कारण है लोग और पर्यावरण के बीच का। तो लोग और पर्यावरण के बीच का कारण है लोग अपने अनुभव के आधार पर ही पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो लोग और पर्यावरण के बीच में जो क्या कहते हैं अन्योन्य क्रिया होगी तो वह लोगों के अनुभव के आधार पर होगी। ये भी आपका कारण है। ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है यह भी आपका कारण है और मानव बुद्धिमान यह भी आपका कारण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो पर्यावरण और लोग के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, पर्यावरण जो है हमारा वो सुरक्षित कैसे रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा, संरक्षित कैसे रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपको मानव के बुद्धि पर निर्भर करता है। मानव जितना अधिक बुद्धिमान होगा, ठीक है, पर्यावरण और लोगों के बीच की अन्योन्य क्रिया उतनी सुंदर होगी। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका ए नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव का भूगोल उपागम नहीं है। मानव का भूगोल उपागम नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णात्मक उपागम। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल जो है उसका उपागम कौन नहीं है, मानव भूगोल का उपागम। ठीक है ना, तो एक है क्षेत्रीय विभिन्नता।
मतलब विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार का क्षेत्र, एक ये है। और एक है मात्रात्मक क्रांति, मात्रा से संबंधित क्रांति। एक है स्थानिक संगठन। तो मानव भूगोल का उपागम ये भी है। अन्वेषण और वर्णनात्मक उपागम। अन्वेषण मतलब खोज होता है, और वर्णनात्मक उपागम, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है मानव भूगोल का उपागम है। केवल इसमें मात्रात्मक क्रांति जो है ये आपका मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी, यहां पर अस्थायी नहीं, अवस्थाई ही होगा, अवस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो ये आपको जो है कुमारी सैंपल ने कहा। कुमारी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल के यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये कहा कुमारी सैंपल ने। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप एक लाइक निश्चित ही करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत बाद बेल आइकॉन जो है आप क्या करें, बेल आइकॉन आप क्या करें, दबा दें। ठीक है, और ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आपकी तैयारी करने में थोड़ी सी हमारी भी मदद हो जाएगी। ठीक है ना। तो प्लीज, इफ यू आर understanding my language and if you are new on my channel, then please subscribe me and press the bell icon to never miss an update. Okay, चलते हैं आगे। छठा सवाल है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा विडाल डी ला ब्लॉस ने दी थी। विडाल डी ला ब्लॉस ने कहा कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। मानव भूगोल जो है यह विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। भौगोलिक ज्ञान का विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम भूगोल नहीं है। भूगोल मानव भूगोल नहीं है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। तो यह बात किसने कहा? यह बात कहा विडाल डी ब्लॉस ने। ठीक है, कथनों को याद करना होगा फ्रेंड्स, कथनों को याद करना होगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? यह बात जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? ठीक है ना। तो एक बात आप जान लीजिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना, ये रैट जेल ने लिखी है। किसने लिखी है? रैट जेल ने। ठीक है ना। पहले चैप्टर का बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में से 3-4 ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके लिए मैं 34 ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बनाया है, और 34 ऑब्जेक्टिव को आप यदि पूरा देख लेते हैं तो 3-4 ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही आएंगे एग्जाम में। मेरी गारंटी है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में निश्चित आएंगे। ठीक है ना। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? रैट जेल ने लिखी। ठीक है ना। बी नंबर का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब है 8 नंबर में जियोग्राफिया जनरलिस।
के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हैं? तो जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक हैं वारेनियस। कौन है? वारेनियस। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक वारेनियस हैं। ठीक है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 का दशक भूगोल के आधुनिकतावाद, ठीक है ना, 1990 का दशक भूगोल के आधुनिकतावाद के उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो है, 1990 का दशक जो है यह आधुनिकतावाद, ठीक है ना, आधुनिकतावाद, ठीक है, भूगोल के लिए आधुनिकतावाद उपागम से संबंधित है यह 1990। 1990 को भूगोल का आधुनिकतावाद उपागम के लिए जाना जाता है 1990 ईस्वी को, ठीक है ना। अब है ये 9 नंबर का ही क्वेश्चन है। 10 नंबर में है आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं कौन? फ्रेडरिक रैटजेल, वारेनियस, चार्ल्स डार्विन और आपका है एलेन सैंपल। ठीक है ना, एलेन सैंपल। सवाल है आधुनिक मानव के भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रैटजेल, वारेनियस, चार्ल्स डार्विन और एलेन सैंपल। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो हैं वह एलेन सैंपल को माना जाता है। किसको माना जाता है? एलेन सैंपल को, ठीक है ना। आगे चलिए 12 नंबर, 10 नंबर के बाद 11 नंबर देखते हैं, नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 10 नंबर के बाद 11 नंबर देखते हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक है, पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रैबो, दूसरा है टॉलमी, हैकेल, रैटजेल, ठीक है ना। तो आपको जो है मानव भूगोल का जनक जो है वह स्ट्रैबो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रैबो को कहा जाता है, ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक जो है वह स्ट्राबो को कहा जाता है, स्ट्राबो, ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक स्ट्राबो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। अगला सवाल है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं अथवा नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? इसमें आपका जो 4 ऑप्शन है टेलर, हम्बोल्ट, रैटजेल और ब्लॉस। नव निश्चयवाद, ठीक है ना, नव निश्चयवाद जो है, आपको नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना, प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर। नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? टेलर है, ठीक है ना, टेलर। टेलर है, ठीक है। नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे, ठीक है ना, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है कांट, हम्बोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। कांट, हम्बोल्ट, रीटर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो नियतिवाद के विचारक जो हैं वो न कांट थे, न हम्बोल्ट थे, न रीटर थे। नियतिवाद के विचारक जो हैं वो थे मखली घोषाल, ठीक है। नियतिवाद के विचारक मखली घोषाल थे। इस वजह से इनमें से सभी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियतिवाद के विचारक मखली घोषाल थे, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना।
इनमें से सभी इसमें मिस्टेक से लिखा गया है। अब है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो है विडाल डी ला ब्लॉस, लूसियन फेब्रे, फ्रांसिस बेकन और जीन्स ब्रून्स। ठीक है ना, जीन्स ब्रून्स। तो 15 नंबर का जो आपका सवाल है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लूसियन फेब्रे। क्या हो जाएगा? लूसियन फेब्रे। संभववाद शब्द का सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था, लूसियन फेब्रे ने। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मानव प्रकृति का, बहुत वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही वीवीआई है ये कि मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा? ठीक है ना, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? यह बात किसने कहा? यह बात कहा एलन सैंपल ने कहा था कि मानव जो है यह प्रकृति का दास है, इसलिए मानव प्रकृति का मन से दोहन, मन मौजी प्रकृति के साथ नहीं करे, मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। मानव जो है वह प्रकृति का दास है, प्रकृति जब चाहेगी मानव को नष्ट कर देगी। ठीक है ना, तो हम सभी को प्रकृति का जो संसाधन का हम उपयोग करते हैं वह बहुत ही समझदारी से करनी चाहिए। ठीक है, प्रकृति के साथ हमारा कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अन्यथा प्रकृति हमें कभी भी नष्ट कर सकती है। इनके कहने का यही मतलब था, एलन सैंपल के कहने का यही मतलब था कि हम सभी को प्रकृति के साथ समझदारी से रहना चाहिए। हम सभी प्रकृति का दास हैं। 17 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, तो एक है अफ्रीका, दूसरा एशिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। देखिए जनसंख्या वृद्धि में एशिया भी कम नहीं है, लेकिन अफ्रीका आपका सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, अफ्रीका। ठीक है, ए नंबर का सही आंसर इसका है अफ्रीका। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला जो है क्षेत्र नहीं है? ये बात आपको बतानी है। पहला है अटाकामा, दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है ना, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जगह जो है आपका बहुत अधिक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इसका ऑप्शन है एक नंबर का जलाभाव है, दूसरा बेरोजगारी, चिकित्सा एवं या शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक जो है वो है आपका एक नंबर का जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं और महामारियां। ठीक है ना, तो आपका जो प्रतिकर्ष कारक है वो चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगी। ठीक है ना। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 5 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। उसके बाद है विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण की
प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है ना। देखिए ये सारा सही है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में करीब 100 वर्ष लगता है, ये भी सही है। और जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह भी सही है। केवल ये सही नहीं है आपका कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो मैं तो बोलूँगा कि विगत 100 वर्षों में जो है 10-20 गुना से अधिक बढ़ गई होगी, ठीक है ना। विगत 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कहने का मतलब है कि आपका 1947 में के आसपास जो है, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय में जो है करीब 30 या 33 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ थी। और अभी जो है वह 125 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है ना। तो विगत 125 करोड़, और ये आपका 50 वर्ष नहीं 67-68 वर्ष हुआ है अभी, ठीक है ना। कितना हो गया होगा अभी आपका जो है 1947 में देश आज़ाद हुआ है, और आपका 2020 जो है यह ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर आपका बच गया 11 में से 4 घटा 7 4 11, करीब 73 साल जो है हुआ है। और 73 साल में 4 गुना बढ़ा, 73 साल में 4 गुना बढ़ा। 73 को आप डिवाइड करते हैं 5 में, 100 में, तो ये आपका जो है 50 नहीं 500, ठीक है ना। 6-7 गुना के आसपास करीब करीब होगा। तो 6-7 इसको गुना करेंगे तो करीब करीब 24 गुना, 20 गुना से तो ज़्यादा निश्चित ही होगा। तो 500 वर्षों में 10 गुना से अधिक कहाँ बढ़ा है, 500 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जनसंख्या, ठीक है ना। तो ये आपका 500 वर्षों में, यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये एक कथन है जो गलत है, बाकी सारा कथन सही है, ठीक है ना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर लोग मैदान में रहते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मैदान में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये भी गलत हो जाएगा, पठारी क्षेत्रों में भी गलत, मरुस्थलीय भी गलत। मैदानी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या होगी, क्योंकि अधिकतम लोग जो है मैदानी भाग में रहते हैं। हम लोग भी मैदानी भाग में ही रह रहे हैं, गंगा के मैदानी भाग में हम लोग, ठीक है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में हम लोग हैं। हम लोग कहाँ बसे हुए हैं फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ बसे हुए हैं, गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में हम लोग बसे हुए हैं। तो हम लोग भी मैदानी भागों में बसे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर, नदी घाटियों के उच्च भागों में, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या जो केंद्रित है, जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह कहाँ पर है, इसका आंसर आपको देना है तो बाढ़ के मैदानों में, ठीक है ना। बाढ़ के मैदानों में, दूसरा है समतल पठारों में, सबसे ज़्यादा यहाँ नहीं है, उच्च दोआबों में सबसे ज़्यादा यहाँ नहीं है, और नदी घाटियों के उच्च भागों में सबसे ज़्यादा यहाँ। और ये 2 ऑप्शन है आपका जो कंफ्यूजन डालेगा, बाढ़ मैदानों में और नदी घाटियों के उच्च भाग में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाढ़ मैदान केवल उसको बोलते हैं बाढ़ के समय में लाई गई मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी जो है, बाढ़ के समय में जो लाई गई मिट्टी है, उससे जो मैदान बनता है वो आपका जो है बाढ़ मैदान होता है, ठीक है ना। और नदी घाटियों का उच्च भाग एक ऑप्शन है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो इनमें से क्या होगा, तो बाढ़ का मैदान जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है। जितने भागों में एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने भागों पर लोग हैं वो सारा का सारा बाढ़ मैदान नहीं है, ठीक है ना। लोग जहाँ भी रहे हैं वो नदी के बगल में रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो भी बड़ा शहर है, जो भी बड़ा शहर है, ठीक है ना, वो सब नदी के माने किनारों पर बसा हुआ है। इस वजह से नदी घाटियों के उच्च भाग में ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है ना। स्थलाकृति है, ठीक है ना, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है और जलवायु है, ठीक है। 23 नंबर का सवाल है। 23 नंबर का सवाल में स्थलाकृति है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, ठीक है ना। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि अलग अलग जगह पर जो जनसंख्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों की जो जनसंख्या है वो किस वजह से है, ठीक है ना, किस वजह से है
किस कारण से है, ठीक है ना, किस कारण से लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक है ना, क्या वह कारण स्थलाकृति है? जी हाँ, जरूर स्थलाकृति। जहां पर मैदानी भाग है वहां पर लोग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। क्या वो मिट्टी है? जी हाँ, मिट्टी भी है, क्योंकि जहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, जी हाँ, प्राकृतिक वनस्पति भी एक छोटा सा कारण है, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर प्राकृतिक वनस्पति जंगलों की सुविधा, जंगल होता है, नहीं ये नहीं होगा, ये कारण नहीं होगा। जहां पर जंगल होता है, जंगल को साफ करके लोग रहता है, ठीक है ना, तो जंगल में लोग रहता नहीं है, वो बहुत प्राचीन बात है, तो ये आपका कारण नहीं है, ठीक है ना। और ये आपका एक कारण है जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहां लोग रहना पसंद करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों ही इसका कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, सारा कुछ बर्दाश्त हो सकता है लोगों से, बस केवल नहीं बर्दाश्त हो सकता है तो वहां की जलवायु, वहां का मौसम। अगर वहां का मौसम तुरंत चेंज होता है, ठीक है ना, तो वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर मौसम आपका एक जैसा रहता है, ठंड है तो ठंड है 12 महीने, ठीक है, गर्मी है तो गर्मी है 12 महीने, ठीक है, लेकिन जहां पर ज्यादातर लोग जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन होती है जलवायु में, ठीक है ना, तो वहां लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो आपका डी नंबर है, क्योंकि जलवायु ही वह सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, जिस वजह से लोग अलग अलग जगह पर निवास करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर निवास करते हैं, माने आप जो है वो जो भी लोग कहीं पर निवास करते हैं, तो निवास करने से पहले वो यही सोचते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु हमारे लायक है या नहीं है, और यदि जलवायु हमारे लायक नहीं है तो हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं दोस्तों, कि जब हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ हम ठीक रहते हैं, लेकिन जब वहाँ से 100-200 किलोमीटर कहीं पढ़ने जाते हैं या फिर कमाई करने जाते हैं, किसी वजह से जाते हैं, तो वहां की जलवायु जब हमको सूट नहीं करती है, मेरा तबीयत खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत ही वहां से वापस चले आते हैं। हम तुरंत ही क्या होता है कि वहां से वापस चले आते हैं। कहने का क्या मतलब है कि स्थलाकृति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जलवायु कितनी अच्छी है, कितना खराब है। जलवायु अगर अच्छी है तो वहां पर हम रहेंगे, जलवायु अच्छी नहीं है तो वहां पर हम नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह जलवायु ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सबसे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 24 नंबर के देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम सवाल समझाने में सक्षम है, आपको जो है सवाल हम समझा सकते हैं, हमारे द्वारा समझाया गया सवाल आपको समझ में आ जाता है, याद रह जाएगी बात, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत एक बात जान लीजिएगा, घंटा जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही घंटा जो है आपको नोटिफाइड करेगा कि हमने वीडियो डाल दिया है और आप उसको जाके देख लें। फ्रेंड्स, घंटा जरूर दबा दीजिएगा। 24 नंबर का सवाल, 24 नंबर का सवाल कहता है 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी? 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी? 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, 180 करोड़। तो 1850 ईस्वी में जो विश्व की जनसंख्या थी वह थी 100 करोड़, ठीक है। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है, ठीक है ना। बहुत जल्दी भारत आगे आने वाला है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है, देश जो है, वह भारत हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी चीन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? कम घनत्व वाला क्षेत्र कौन नहीं है? आराधना, दक्षिण पूर्वी एशिया, विषुवतीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है ना। विषुवतीय प्रदेश जो है यह आपको बहुत अधिक गर्म प्रदेश है, और ध्रुवीय प्रदेश जो है यह आपको बहुत अधिक ठंडा प्रदेश है। विषुवतीय,
सॉरी ध्रुवीय प्रदेश जो है यह आपको बहुत ही ठंडा प्रदेश है। ध्यान में रखिएगा, यह भी एक ऑब्जेक्टिव है, यह भी पूछा जा सकता है। विषुवतीय प्रदेश जो होता है यह आपको गर्म प्रदेश होता है, और ध्रुवीय प्रदेश जो होता है यह आपको ठंडा प्रदेश होता है। सब सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां बहुत अधिक गर्मी है वहां भी लोग बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, जहां पर बहुत अधिक ठंडी है वहां भी बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो फिर कहां रहते हैं? जहां पर ठंड और गर्म जो है सामान्य मात्रा में होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, अफ्रीका, एशिया। निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? यह है आपका ओसेनिया। ठीक है ना, ये आपका एशिया तो बहुत अधिक घनत्व है, अफ्रीका भी, दक्षिण अमेरिका भी। ठीक है ना, ओसेनिया केवल एक है जो बहुत निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ओसेनिया। ठीक है, बहुत सबसे कम, मतलब सबसे कम नहीं कहिए, निम्न जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वह ओसेनिया है। ओसेनिया कम महाद्वीप वाला जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी, ठीक है ना, अभी जो चल रही है, ठीक है ना, 28 नंबर का सवाल, अभी जो चल रही है, 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़। देखिए 600 से 700 करोड़ के बीच जो है हम अभी विश्व की जनसंख्या आंकी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 6 से 7 अरब, 600 से 700 करोड़। 29 नंबर सवाल, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, क्योंकि भारत और चीन दोनों इसी महादेश में है और दोनों ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको चीन 1 नंबर पे, भारत 2 नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और दोनों एशिया में है। तो सीधी सी बात है कि एशिया जो है वह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ठीक है ना, तो ये भी आपका एशिया, सेम क्वेश्चन हो गया है, एशिया। ठीक है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 1999 में। ठीक है, क्योंकि 21वीं सदी में जनसंख्या जो है 600 के पार अंकित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा में। कहां पे? जावा में। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन नहीं है? मृत्यु होगा। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन मृत्यु से होगा कि जन्म से भी होगा कि आवास से भी होगा, प्रवास से नहीं होगा। ठीक है ना, ए नंबर का आंसर होगा 33 नंबर में। देखिए, प्रवास भी करेगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो यह भी जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आवास होगा, क्योंकि जन्म से भी जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु से घटेगी, प्रवास से भी घटेगी, तो जनसंख्या परिवर्तन कर रही है। केवल आवास जो है यह जनसंख्या परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? अप्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। ठीक है ना, 34 का ए, प्रवास के लिए, 34 का ए होगा। ठीक है, प्रवास के लिए ए नंबर आंसर होगा। ठीक है,
प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष के कारण जो है ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना, प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल हो गया खत्म, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटा निश्चित ही हिला दीजिएगा। जैसे ही आप घंटा हिलाइएगा आप जो है एबल हो जाइएगा हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और जब भी हम वीडियो डालेंगे आप देख लेंगे उसको, आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। ठीक है मित्रों, हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए होम साइंस का मॉडल सेट। होम साइंस का मॉडल सेट लेकर के हम अगले वीडियो में आ रहे हैं। अगर आप 12th वाले हैं तो हमारे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्ट्स की तैयारी हम धुआंधार करवाने वाले हैं आपसे। धुआंधार आर्ट्स की तैयारी हम आपसे करवाने वाले हैं, इसलिए धुआंधार तैयारी में आप जुड़िए और अपनी तैयारी को गति दीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और पुनः मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में होम साइंस के मॉडल सेट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।